नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं कनिका। चलिए दिखाते हैं आपको उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरें। उत्तराखंड सरकार राज्य में इसी साल समान नागरिकता कानून यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कार्यक्रम के दौरान ये महत्वपूर्ण घोषणा की। धामी ने 2022 में चुनाव के दौरान राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद अपने यहाँ यूसीसी लागू करेगा। हालांकि गोवा में पुर्तगाली समय से ये कानून चलता आ रहा है। समान नागरिकता कानून लागू किए जाने के उत्तराखंड सरकार के फैसले ने सभी को चौंका दिया है। धामी के बयान को देखें तो उत्तराखंड में यूसीसी कुछ महीनों में ही लागू हो जाएगा। धामी ने कहा कि राज्य में सरकार के गठन के बाद सबसे पहले यूसीसी को लेकर कमेटी गठन किया गया। इस कमेटी ने 2,33,000 लोगों से सुझाव तो लिए ही तमाम संगठनों, संस्थाओं और राज्य की तमाम जनजातियों से भी कमेटी ने सुझाव मांगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के अंदर समान नागरिकता कानून होना चाहिए, ये जनता की मांग रही है। यूसीसी लागू किए जाने की शुरुआत उत्तराखंड से होगी। वहीं धामी ने कहा कि संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत हम इसी साल राज्य में समान नागरिकता कानून लागू करेंगे। मध्य प्रदेश समेत 3 राज्यों की विधानसभा चुनावों से पहले यूसीसी फिर चर्चा में है। इस चर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी के बाद और जोर पकड़ लिया है। मोदी ने कहा कि भारत 2 कानूनों पर नहीं चल सकता। समान नागरिकता कानून संविधान का हिस्सा है। इसे लेकर एक तरफ जहां विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है, तो वहीं मुस्लिम संगठन भी इसके खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। आपको बता दें कि समान नागरिकता कानून यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून। देश में आपराधिक कानून सभी के लिए एक समान है, लेकिन संपत्ति, शादी, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे सिविल मामलों में अलग अलग धर्म के लोगों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ हैं। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य धर्मों, रीति रिवाजों और परंपराओं पर आधारित निजी कानूनों को सभी के लिए एक समान कानून के साथ बदलना है। मौजूदा समय में केवल गोवा ही ऐसा राज्य है जहां समान नागरिकता संहिता लागू है। गोवा में ये कानून पुर्तगाली समय से चलता आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य होगा जो यूसीसी लागू करेगा। हालांकि असम और गुजरात सरकार अपने राज्य में यूसीसी लागू करने की बात कह चुकी है। वहीं साफ है कि कुछ महीने बाद होने वाले 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले समान नागरिकता कानून चुनावी राजनीति की एक महत्वपूर्ण धुरी रहेगी। पार्टियां इस मुद्दे के इर्द गिर्द भी अपनी चुनावी रणनीति तय करेंगी। उत्तराखंड में पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत पर बुधवार को विजिलेंस विभाग की टीम ने छापेमारी की। विजिलेंस टीम ने हरक सिंह रावत के ठिकानों के साथ साथ उनके बेटे के मेडिकल कॉलेज और पेट्रोल पंप सहित कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। आरोप है कि हरक सिंह रावत ने वन मंत्री रहते हुए वित्तीय अनियमितताएं की थीं और उस राशि को कई जगहों पर इन्वेस्ट किया था। बुधवार को उत्तराखंड में सियासत एकदम से गर्म हो गई। विजिलेंस की ये छापेमारी जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हुए अवैध निर्माण और अवैध पेड़ों की कटाई को लेकर हुई है। इस मामले में पिछले साल हल्द्वानी रेंज विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में एक डीएफओ को गिरफ्तार भी किया गया था। उसी मामले में विजिलेंस ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के ठिकानों पर बुधवार को छापेमारी की। पाखरो टाइगर सफारी निर्माण के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी के बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की कमेटी ने भी तत्कालीन वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत, तत्कालीन डीएफओ कालागढ़ किशनचंद समेत कई अन्य अफसरों पर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि वहां स्वीकृत 163 पेड़ से ज्यादा काटे गए हैं। इसके अलावा कई जगह बिना वित्तीय और पर्यावरणीय स्वीकृति के ही अवैध निर्माण कर दिए गए। इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ही तत्कालीन वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह को भी जिम्मेदार बताया गया है। ये सतर्कता अधिष्ठान की टीम हमारे वहाँ आज आई, जिनके द्वारा एक जनरेटर को यहाँ दाखिल किया गया है सुरक्षा की दृष्टि से, और इसमें आधिकारिक जो सूचना है वो विजिलेंस डिपार्टमेंट ही देगा।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के विधानसभा क्षेत्र चंपावत जनपद के तराई नगर टनकपुर के सीमांत क्षेत्र में बसे ग्राम छीनी गोट में इन दिनों जंगली हाथियों ने आतंक मचा रखा है। आए दिन हाथी ग्रामीणों के खेतों में आकर फसलों को तबाह कर रहे हैं। हाथी एक तरफ जहां गांव वालों की फसलें बर्बाद कर रहे हैं तो वहीं गांव वाले उनके आतंक में जी रहे हैं। चंपावत के टनकपुर गांव की इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हाथी खेतों को किस तरह बर्बाद कर रहे हैं। खेतों में आए दिन हाथियों को इस तरह बर्बादी करते साफ देखा जा सकता है। लाख कोशिशों के बावजूद गांव के लोगों को हाथियों के आतंक से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में ज्ञापन देकर सरकार को हाथियों के आतंक से छुटकारा दिलाने और ग्रामीणों और फसलों की सुरक्षा की मांग की है। ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से गांव की सुरक्षा हेतु सोलर फेंसिंग लगाए जाने की भी मांग की थी, परंतु उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। ऐसे में ग्रामीण अपनी जान माल की सुरक्षा को लेकर आशंकित हैं। ग्रामीणों ने अपने विधायक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ग्रामीणों की सुरक्षा हेतु सोलर फेंसिंग लगवाए जाने की मांग की है। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए तराई पूर्वी वन प्रभाग खटीमा कॉरिडोर के एसडीओ संतोष पंत ने बताया कि खटीमा रेंज के सीमांत वन क्षेत्र के अंतर्गत बसे ग्राम छीनी गोट में इन दिनों हाथियों की आवाजाही काफी बढ़ गई है। ये गांव हाथियों के सालाना प्रवास के रास्ते में पड़ता है, जिससे एलिफेंट कॉरिडोर भी घोषित किया गया है। ऐसे में वन विभाग ने इंसानों और वन्य जीवों के बीच संघर्ष रोकने के लिए इलाके में सुरक्षा दलों की गश्त बढ़ा दी है। साथ ही ग्रामीणों को भी मानसून सीजन के दौरान जंगल में न जाने की सलाह दी जा रही है। विभाग द्वारा गांव की सुरक्षा हेतु सोलर फेंसिंग लगाने के लिए क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति का निरीक्षण भी करवाया जा रहा है। वन विभाग पूर्वी तराई डेपो साहब को लेटर भेजा, मुख्यमंत्री कार्यालय में उनको लेटर दिया, एसडीएम साहब को लेटर दिया, अपने ग्राम प्रधान को सूचित किया। फसल तैयार होती है, हाथी का रुख गाँव की ओर बढ़ता है। हम तो यही कहेंगे जल्दी सोलर फेंसिंग हो जाए। ये क्योंकि छीनी जो जिस क्षेत्र की आप बात करें वो हाथियों के आवागमन का क्षेत्र है और कॉरिडोर के रूप में भी चिन्हित है। और उक्त क्षेत्र में अक्सर ये सूचनाएं प्राप्त हो रही है कि वन क्षेत्र में से बाहर निकल के आबादी की तरफ हाथी आ रहे हैं, तो जिस पर स्थानीय जो हमारी खटीमा रेंज है उसके वनकर्मी नियमित रूप से वहाँ गश्त करके सुरक्षा हेतु गश्त कार्य कर रहे हैं। इस संबंध में वन क्षेत्र अधिकारी को क्षेत्र का में जो सोलर फेंसिंग की संभावना है उनका निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड एसटीएफ और ड्रग्स विभाग ने रुड़की में नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। छापे में अलग अलग कंपनियों की करीब 25 लाख रुपए की नकली एंटीबायोटिक दवाएं, कच्चा माल और मशीनें बरामद की गई हैं। पुलिस ने नकली दवाइयां बनाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ के मुताबिक ड्रग्स विभाग को हरिद्वार जिले में नकली दवाइयां बनाए जाने की सूचना मिली थी। जानकारी जुटाने के बाद एसटीएफ और ड्रग्स विभाग की टीम ने मंगलवार को रुड़की के गंग नहर इलाके के मतलबपुर में एक घर में चल रही फैक्ट्री पर छापा मारा। छापे के दौरान फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में नकली दवाइयां बनाने वाली मशीनें, नकली रैपर और कच्चा माल बरामद किया गया। बरामद नकली दवाइयों में ब्लड प्रेशर और शुगर की सबसे ज्यादा दवाएं हैं। पुलिस ने आरोपी अमित धीमान को गिरफ्तार किया है। आरोपी मतलबपुर का ही रहने वाला बताया जा रहा है और पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वो नकली दवाइयां कोरियर के जरिए अलग अलग राज्यों में भेजता था। इस मामले में पुलिस और ड्रग्स विभाग की कार्रवाई अभी भी जारी है। पुलिस आरोपी के बाकी साथियों की भी तलाश कर रही है। फैक्ट्री से हुई बरामदगी में अलग अलग कंपनियों के नाम से 18 लाख रुपए की पैक्ड नकली दवाइयां, करीब 5 लाख रुपए कीमत की खुली दवाइयां, दवाई बनाने वाली 5 बड़ी मशीनें, 20 कट्टे कच्चा माल और अलग अलग कंपनियों के 5 बंडल रैपर शामिल है। ड्रग्स विभाग इस बात की जांच कर रहा है कि दवा कंपनी नकली दवाइयों की सप्लाई कहां-कहां की जाती है। विभाग को अंदेशा है कि पिछले लंबे समय से इस गोरख धंधे में जुटी दवा कंपनी नकली दवाइयों की बड़ी खेप बाजार में पहुंचा चुकी है। वहीं विभाग के लिए अब उन नकली दवाओं को पकड़ना बड़ा चैलेंज है ताकि नकली दवाइयों से लोगों की जिंदगियां बचाई जा सके।
उत्तराखंड में बारिश के बाद अब डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। राज्य में डेंगू के एक मरीज की मौत हो गई, जबकि 40 नए केस सामने आए हैं। डेंगू के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। बारिश के कहर से उत्तराखंड को निजात मिलती तो दिख रही है, लेकिन अब राज्य पर डेंगू का कहर बरपा है। बारिश के बाद जमा होने वाले पानी में मच्छरों की ब्रीडिंग से न सिर्फ डेंगू बल्कि मलेरिया और चिकनगुनिया के केस भी बढ़ रहे हैं। अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देहरादून जिले में मंगलवार को डेंगू के 13 नए मरीज मिले हैं। इनमें से 12 मरीज श्री महंत इंदिरेश अस्पताल में भर्ती हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मंगलवार को 1913 लोगों की डेंगू जांच कराई गई है। अब तक 431 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। वहीं 49 मरीज अभी भी अस्पतालों में दाखिल हैं, जबकि 381 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। लक्सर में डेंगू पीड़ित 70 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो गई। मृतक की पत्नी भी डेंगू पीड़ित है और लगातार बढ़ रहे डेंगू मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी सरकारी निजी संस्थानों, इसके अलावा शिक्षण संस्थानों, होटल, रिजॉर्ट, रेस्तरां और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से शपथ पत्र लिया गया है कि वो अपने यहाँ पानी जमा नहीं होने देंगे। विभाग के मुताबिक लापरवाही बरतते पाए जाने पर संस्थानों पर जुर्माना लगाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग स्कूलों पर खास नजर रख रहा है। प्रशासन की ओर से अस्पतालों के आइसोलेशन वार्ड में मच्छरदानी की व्यवस्था और ब्लड बैंकों में प्लेटलेट्स के खास इंतजाम किए गए हैं। डेंगू ही नहीं, चिकनगुनिया और मलेरिया के केस भी राज्य में तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे निपटने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अपने आसपास पानी जमा ना होने दे। सरकार ने भी इसी वजह से संस्थाओं से शपथ पत्र लिए हैं। कुल मिलाकर मच्छर से फैलने वाले रोगों से बचने के लिए सरकार के साथ साथ आम लोगों की भागीदारी भी बेहद जरूरी है। मेनली हमारे 3-4 एरिया हैं, जैसे रेसकोर्स हो गया, धर्मपुर हो गए, ये मेन एरिया हैं जहाँ पे हमारे मेजॉरिटी केसेस आ रहे हैं। उसके अलावा 3-4 केसेस तो अलग अलग वार्ड्स में हमारे आ रहे हैं। तो हमारी टीम कंटिन्यूसली उसे मॉनिटर कर रही है, क्योंकि हमें पता है किस एरिया में ज़्यादा आ रहे हैं तो उसे आइसोलेट करके और वहाँ पे हमारी टीम डेडिकेटेडली लार्वा ना पैदा हो और अगर कोई केसेस आ रहे हैं तो उनको किस तरह से हैंडल करना है उसको देख रही है। इसके अलावा हमने एक टीम हॉस्पिटल्स के लिए भी बनवाई है। सीएमओ साहब को हमने एक टीम गठित करने के लिए कहा था, जिसमें टीम जाके देखे कि हॉस्पिटल्स में भी पेशेंट्स का कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो और अगर कोई इस तरह की सूचना आती है तो तत्काल कार्रवाई की। नैनीताल के अलग अलग जगहों को बम से उड़ाने की धमकी देकर पुलिस के होश उड़ाने वाला शख्स आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। नैनीताल में विस्फोट की धमकी देने वाले इस आरोपी को एसटीएफ की टीम 20 दिनों से अलग अलग राज्यों में ढूंढ रही थी। आखिरकार 20 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्त में आए आरोपी का नाम नितिन शर्मा है। नितिन खुद को हिजबुल मुजाहिदीन संगठन से जुड़ा हुआ बता रहा है। हालांकि आरोपी के हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े होने के सबूत एसटीएफ को अभी तक नहीं मिले हैं। एसटीएफ ने आरोपी को नैनीताल कोर्ट में पेश किया। एसटीएफ एसपी चंद्रमोहन सिंह नेगी ने बताया कि नितिन 10वीं पास है। पूछताछ के दौरान नितिन ने बताया कि कुछ समय पहले ही वो धर्म परिवर्तन कर हिंदू से मुसलमान बन गया था। इस्लाम कबूल करने के बाद नितिन अलग अलग मस्जिदों में जाकर नमाज भी पढ़ता था। नितिन के परिवार में कोई नहीं है। फिलहाल एसटीएफ उससे जुड़े लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है। 17 जुलाई 2023 को इस तरह की सूचना फेसबुक मैसेंजर के जरिए किसी व्यक्ति के द्वारा नैनीताल पुलिस मीडिया सेल को प्रेषित की गई है, जिसमें यही कहा गया कि नैनीताल जनपद के विभिन्न जगहों पर जो है बहुत सारे बम विस्फोट होंगे और इसकी जो जिम्मेदारी है वो हिजबुल मुजाहिदीन लेगा। उत्तराखंड से जुड़ी अहम खबरों में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।